हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फैटिग स्टडी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फैटिग स्टडी क्यों की जाती है। तो ये इसलिए की जाती है ताकि हमें पता चल सके कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, यानी कितनी देर में उन्हें रेस्ट इंटरवल्स चाहिए। उसके बाद जो रेस्ट इंटरवल्स का ड्यूरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और साथ ही में द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब उन्हें कितने रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए। तो इस स्टडी से हमें ये तीन चीजें पता चलती है, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और अगर वो बहुत लंबे समय तक के लिए काम कर रहा है तो वो थक जाएगा काम करते करते, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। और इसीलिए हमेशा उसके वर्क टाइम के बीच में हमें उन्हें रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए। और टेलर ये भी कहते हैं कि जो रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए वो मैनेजमेंट की विश के हिसाब से नहीं होने चाहिए या फिर मैनेजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड नहीं होने चाहिए। उसकी जगह रेस्ट इंटरवल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच को यूज करना चाहिए, जिसे फैटिग स्टडी कहते हैं। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए टेलर कहते हैं कि हमें वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि एक एवरेज वर्कर किसी काम को करते समय कितनी देर बाद उसे उस काम को करने में थकान होने लग जाती है या फिर उसकी एफिशिएंसी लेवल उस काम को करने में कम होने लग जाती है। और जैसे ही उसकी एफिशिएंसी लेवल कम होने लग जाती है हमें उसे एक ब्रेक दे देना चाहिए, और फिर हमें उस ब्रेक का भी टाइम नोट करना चाहिए कि कितनी देर के बाद वो वर्कर वापस रिजॉइन कर सके अपने काम को अपनी पूरी एफिशिएंसी से, जिससे हमें रेस्ट इंटरवल का टाइम भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करें और एक एवरेज निकालें तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी देर में किसी काम के लिए हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए और वो रेस्ट इंटरवल कितनी देर तक का होना चाहिए। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मेथड स्टडी को। मेथड स्टडी एक साइंटिफिक टेक्निक है मैनेजमेंट की, जिसे हम यूज करते हैं सबसे बेस्ट मेथड को फाइंड करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम से कम हो और साथ ही में जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें भी टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि जो मेथड होगा प्रोडक्शन का वो मैनेजर के हिसाब से या उसके एक्सपीरियंस से डिसाइड नहीं होना चाहिए, पर उसकी जगह पर हमें अलग अलग मेथड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर देखना चाहिए कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है सबसे कम कॉस्ट पर, और उसी मेथड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। और हमेशा सबसे बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए हमें उस मेथड का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रॉ मटेरियल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वहां से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जब तक रेडी हो जाता है तब तक। साथ ही में टेलर ने असेंबली लाइन का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मेथड स्टडी को यूज कर। असेंबली लाइन बेसिकली, जैसे कि हम एग्जांपल लें तो एक कार इंडस्ट्री में हमेशा एक जो कार होती है वो एक असेंबली लाइन से होकर जाती है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर की जाती है। उसका मेथड फिक्स्ड रहता है कि किस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट लगेगा, जिससे सबसे एफिशिएंटली वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाए। और जो मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, साथ ही में जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम हो। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं टाइम स्टडी को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या हमें टाइम स्टडी क्यों कंडक्ट करनी चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी टाइम स्टडी से हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। उसके बाद सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, इसका मतलब है कि हमें वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना चाहिए कि एक दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम में उन्हें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या अपना टारगेट अचीव करना है उस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उसके बाद डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, इसका मतलब है कि हम जो पर्टिकुलर काम है उसे करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टारगेट हमने सेट किया है उसके हिसाब से हम वर्कर्स को डिफरेंशिएट करें कि कौन से वर्कर्स एफिशिएंट हैं और कौन से वर्कर्स इनएफिशिएंट हैं। इसमें टेलर सजेस्ट करते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी काम को करने के लिए वो कभी भी मैनेजमेंट के हिसाब से
या उसके इंट्यूशन से या उसकी विश से डिसाइड नहीं होना चाहिए, पर इसके लिए भी एक स्टडी कंडक्ट की जानी चाहिए जिससे हमें स्टैंडर्ड टाइम पता पड़ सके किसी काम को करने का, वो भी साइंटिफिकली। इसके लिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि हम वर्कर्स को ऑब्जर्व करें कि उन्हें एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम नोट कर लें और फिर ऐसा कम से कम 100 वर्कर्स का टाइम हम किसी काम को करने के लिए नोट करें और फिर उनका एवरेज निकाल लें, और जो एवरेज हमें मिलेगा वो किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम होगा। और फिर उसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमें टारगेट फिक्स करने चाहिए कि एक वर्कर को कितना काम करना है। साथ ही में अगर जो वर्कर्स हैं वो स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लेते हैं या फिर जो एवरेज टाइम हमने निकाला है उसमें काम कर लेते हैं, तो वो एवरेज वर्कर्स होंगे। और जो वर्कर्स उस स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर ले रहे हैं वो एफिशिएंट वर्कर्स होंगे। और जो वर्कर्स एवरेज टाइम या स्टैंडर्ड टाइम में अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे। और इस तरीके से ही वर्कर्स डिफरेंशिएट भी किए जा सकते हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मोशन स्टडी को। तो जो मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या मोशन स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है वो है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। इसका मतलब है कि मोशन स्टडी को कंडक्ट कर हम पता लगा सकते हैं कि एक वर्कर को कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है या कितनी बार कहीं जाना पड़ रहा है या किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या मूवमेंट्स करने पड़ रहे हैं। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, क्योंकि अब हमने पता लगा लिया है कि किसी जॉब को करने में कितने मूवमेंट्स लग रहे हैं एक वर्कर को, तो अब हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में। यानी कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो जरूरी हैं एक काम को करने के लिए और कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अनप्रोडक्टिव है जिन्हें अगर हम रिप्लेस कर दें या उन्हें हटा दें कुछ टेक्निक्स को यूज कर तो उनसे हम उन मूवमेंट्स को कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसके बाद हम उन्हें हटा सकते हैं जिनसे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसका जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है to design suitable equipments and tools to minimize the unproductive movements of workers। इसका मतलब है कि हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स को डिजाइन कर सकते हैं जिनसे हम उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा सकें। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि हम सभी वर्कर्स को ऑब्जर्व करें कि वो एक काम को करने में कितनी बार मूव कर रहे हैं या उनके क्या मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है या बार बार किसी एक टूल को उठाना पड़ रहा है। इस तरीके से सारे मूवमेंट्स को वो नोट डाउन कर लें और ऐसा वो कम से कम 100 अलग अलग वर्कर्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें और उन्हें नोट डाउन करें और उनके बाद उन्हें क्लासिफाई करें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, और उसके बाद वो स्ट्रेटेजीज बनाएं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मिनिमाइज या फिर उन्हें पूरी तरीके से हटा देने की। जिसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर एक वर्कर को बार बार नीचे झुकना पड़ रहा है अपनी टेबल से कुछ टूल्स को उठाने के लिए, तो इसके लिए अगर हम एक स्टूल या फिर एक टेबल लगा दें उस वर्कर के पास में जिस पर वो अपने टूल्स रख सके, तो इसलिए उसे बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा और वो कम एनर्जी वेस्ट करेगा अपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा देने के कारण, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अब हम समझते हैं अगली साइंटिफिक टेक्निक को जो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस साइंटिफिक टेक्निक में टेलर कहते हैं कि हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को अलग अलग वेज रेट पे करनी चाहिए, और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम अलग अलग वेज रेट पे करेंगे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को, तो जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी जिसके कारण वो मोटिवेटेड रहेंगे और अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखेंगे। साथ ही में अगर हम एक्स्ट्रा वेजेस पे करते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉयज को, तो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आए और एक्स्ट्रा वेजेस को ले सकें। और साथ ही में अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से उन्हें वेजेस पे करने लग जाएं, तो जो वर्कर्स होंगे वो ज्यादा वेजेस के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जो एक कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसीलिए ये जो टेक्निक है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है एम्प्लॉयज के लिए कि वो अच्छे से एफिशिएंटली अपने काम को पूरा करें। टेलर कहते हैं कि इस टेक्निक में जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उन्हें एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देनी चाहिए वेजेस की एक स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, और जो वर्कर्स उस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करें
उन्हें स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए और जो वर्कर्स स्टैंडर्ड रेट से कम प्रोडक्शन करें उन्हें कम रेट पर वेजेस मिलनी चाहिए। जिसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर एक कंपनी में स्टैंडर्ड रेट है 50 रुपीज पर यूनिट और जो स्टैंडर्ड टारगेट है वो है 10 यूनिट्स पर डे, कि अगर कोई भी वर्कर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक दिन में तो उसे 50 रुपीज पर यूनिट वेजेस मिलेगी। तो अगर कोई वर्कर एफिशिएंटली काम करता है और 10 की जगह 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी वेज रेट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसे अब 50 की जगह 60 रुपीज पर यूनिट पे करना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस की है स्टैंडर्ड टारगेट से। और अगर कोई वर्कर कम यूनिट्स प्रोड्यूस करे स्टैंडर्ड टारगेट से, जैसे कि अगर कोई वर्कर 10 यूनिट की जगह 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड रेट जो है वेजेस की उसे भी 50 यूनिट से 40 रुपीज पर यूनिट पर शिफ्ट कर देनी चाहिए, जिनसे इनएफिशिएंट काम करने के कारण उस एम्प्लॉय की वेज रेट गिर गई है। और डिफरेंट वेजेस के कारण सभी जो वर्कर्स होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें पहले ही ज्यादा वेजेस मिल रही है तो वो बाद में भी एफिशिएंसी से ही काम करेंगे। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज है क्योंकि अभी उन्हें कम वेजेस मिल रही है तो वो एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा वेज रेट कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी सभी साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक्स को यूज करते हैं जैसा कि हमने साइंटिफिक टेक्निक्स में पढ़ा था, तो उससे एक बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और उस बिजनेस को काफी बेनिफिट होता है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। इसका मतलब है कि अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था मेथड स्टडी में, हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो और इस तरीके से हम सारे वेस्टेजेस को हटा सकते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज एलिजिबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन मार्केट। क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई है तो एक फर्म जो है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो मार्केट शेयर अपना इंक्रीज कर सके अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर एक बड़ा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके, क्योंकि कम प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण उनका प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है और फिर वो दूसरी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं इसके कारण ही अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। इसके बाद जो अगला एडवांटेज है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। जैसा कि हमने मेंटल रिवॉल्यूशन की टेक्निक में पढ़ा था कि हम उनके बीच के डाउट या सस्पिशन को पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसके कारण वो कॉर्पोरेशन से काम करते हैं जिनके कारण उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। इसके बाद जो अगला एडवांटेज है वो है मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब है जैसे कि हम मेथड स्टडी में जो बेस्ट मेथड है उसे यूज करते हैं तो उसके लिए हम वर्कर्स जो हैं उन्हें भी ट्रेन करते हैं जिनसे उन वर्कर्स की भी स्किल्स इंप्रूव होती है। और इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो है एनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्योंकि हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की टेक्निक में जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें ज्यादा वेजेस पे कर रहे हैं, तो इससे जो वर्कर्स हैं उन्हें एक चांस मिल जाता है कि वो एक्स्ट्रा वेजेस को अर्न कर सकें ज्यादा प्रोडक्शन करके, जिनसे कंपनी और वर्कर्स दोनों को ही बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।